पार्टी का शासन हुआ करता था। 2017 में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आया, लेकिन 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने। अखिलेश यादव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, जिनको बहन कहने में तकलीफ होता है, क्योंकि जो बहन भाई के साथ अगर नाइंसाफी करे तो उसको भाई को जाहिर सी बात है कि भाई को तकलीफ बहन कहने में जरूर होगा। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता हुआ करती थी, जिनका नाम हमारे हर लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन साथियों, इन सारी पार्टियों को होने के बावजूद भी बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण क्यों किया गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, इस देश में जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है साथियों, वो गैर बराबरी की व्यवस्था चल रही है। जो गैर बराबरी की व्यवस्था होती है साथियों, उस व्यवस्था में जो आदमी गैर बराबरी की व्यवस्था में गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब, गरीबों और अमीरों के बीच में जो अंतर होता है वो बहुत लंबी खाई हो जाती है। यानी जो देश में गैर बराबरी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया गया है साथी। बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बहुजन मुक्ति पार्टी मनुवादी व्यवस्था, जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब उस व्यवस्था को मनुवादी व्यवस्था कहते थे, आज इस व्यवस्था को बहुजन मुक्ति पार्टी मनुवादी व्यवस्था, मनु नाम का व्यक्ति ने जिस व्यवस्था को बनाया था, गैर बराबरी की व्यवस्था, उस व्यवस्था को आज बहुजन मुक्ति पार्टी ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहती है। क्यों कहती है? मनु नाम का व्यक्ति ब्राह्मण था, जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, मनु नाम का व्यक्ति ने बनाया था, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी उस व्यवस्था को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहती है। तो साथियों, आज जो देश में गरीबी, लाचारी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसका कोई और कारण नहीं है, यही गैर बराबरी की व्यवस्था है। इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया गया है। साथियों, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आपको कोई आंदोलन, कोई खून, कोई मर्डर या कोई ऐसा आंदोलन नहीं करना है जिसमें आपको बहुत बड़ी हानि होगी। साथियों, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज का निर्माण करने का सपना देखा था। आज भारतीय संविधान लागू हुए साथियों 71 साल हो गया, 26 जनवरी आज 71 साल हो गया, लेकिन जो हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज का निर्माण करने का सपना संजोया था और इस बहुजन समाज मूल निवासी 85% समाज के ऊपर जिम्मेवारी दिया था, आज साथियों उस भारतीय संविधान को लागू हुए 71 साल हो गया, लेकिन धरातल पर कहीं दूर दूर नजर नहीं पड़ रही है कि वास्तव में क्या जो भारतीय संविधान का मूल मकसद है समता मूलक समाज का निर्माण करना, क्या वो हो रहा है? इसको आप और हमको देखना होगा, इस पे गहन मंथन और चिंतन करना होगा साथियों। वर्तमान में जो भी पार्टियां देश और प्रदेश पर राज किया, उन्होंने साथियों नाम तो लिया हमारे महापुरुषों का, नाम तो लिया बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार ललई यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, मान्यवर कांसीराम साहब ने मूवमेंट खड़ा किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का जो मूल उद्देश्य समता मूलक समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। लेकिन साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने जो महान पुरुष गौतम बुद्ध की विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देकर के पिरोया था और इस देश के बहुजन समाज को जिम्मेवारी दिया था
लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी उस महान पुरुष के गौतम बुद्ध की विचारधारा जो समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए निर्माण हो सकता है, जिस विचारधारा से उस विचारधारा को काउंटर करके सर्वजनिका सर्वजन सुखाय कर दिया। ये विचारधारा किसी और की नहीं है साथियों। जब इस देश में महान पुरुष के गौतम बुद्धा ने क्रांति किया था तो क्रांति के बाद उन्होंने समीक्षा किया कि आखिर में देश में गरीब और अमीर, गरीबों और अमीरों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों है। उन्होंने देखा कि इस देश में अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की व्यवस्था चल रही थी। अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय शब्द से ही मालूम चलता है कि कुछ ही लोगों का हित होगा, कुछ ही लोगों का कल्याण होगा, कुछ ही लोगों का हित होगा, कुछ ही लोगों का कल्याण होगा। तो साथियों, इस देश में जो बहुत बड़ी आबादी बहुजन समाज 85% की है, उनका हित होगा। वही स्थिति, वही व्यवस्था आज भी चल रही है। वर्तमान में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जिस कारण गरीबों और अमीरों के बीच में खाई लंबी होती जा रही है। इसलिए साथियों, वर्तमान में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो हमारे समाज की पार्टियां हैं वो तो नहीं कर रही है साथियों। जो हमारे समाज की पार्टियां नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी, हम इसे अपेक्षा नहीं कर सकते और हमारे लोगों को ऐसी पार्टियों से भविष्य में उम्मीद नहीं करना चाहिए कि जो आप और आपके समाज का कल्याण कर सकते हैं। जिस पार्टी का जन्म ही आपके विरोध में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का, वो आपका भविष्य क्या उद्धार और आपके समाज का कल्याण भविष्य में कभी नहीं कर सकती है। ऐसी पार्टियों से उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। और साथियों, साथ में ही साथ जो हमारे समाज की पार्टी सपा और बसपा जैसी बहुत सारी प्रतिष्ठापित पार्टियां हैं साथियों, उन पार्टियों की भी मैं बात करना चाहता हूं। नाम तो लेते हैं हमारे महापुरुषों का, लेकिन काम करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मजबूत करने का। अभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ साथियों, अभी अक्टूबर में मायावती जी ने कहा, माननीय मायावती ने कहा कि हम परशुराम की मूर्ति, अगर हम सत्ता में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में परशुराम की मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति बनवाएंगे साथियों। उसके जस्ट बाद दूसरे दिन अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आता है कि यदि अगर मेरी सरकार बन गई, अगर हम सत्ता में आ गए तो हम जो है सबसे बड़ी, पूरे भारत में सबसे बड़ी परशुराम की मूर्ति का निर्माण करेंगे। तो साथियों, क्या हमारे लोग परशुराम के बारे में जानते हैं? नाम लेते हैं हमारे महापुरुषों का, स्टेचू बनाने की बात करते हैं ब्राह्मणों की। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है आपको, उस भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने पंचवर्षीय योजना लागू किया है। वो पंचवर्षीय योजना कोई और योजना नहीं है साथियों, वो आपके वोट का अधिकार है। आप जिसको वोट देते हैं, अगर वो आपसे वादा किया कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, आपका विकास करेंगे। यदि आपने उसकी बात पर यकीन माना, आपने उसके ऊपर विश्वास करके आपने उसको समर्थन दिया, वोट दिया, अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, वोट का अधिकार कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है। वोट के अधिकार से आप अपना राजा नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा राजा नियुक्त कर सकते हैं जो आपके भविष्य का है और आपके आने वाली पीढ़ी की भविष्य का लड़ाई लड़ सके। लेकिन साथियों, आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दो धारी हथियार आपको दिया, आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आज हमारे लोग उनके दिए अधिकार को एक बोतल शराब, एक मुर्गे, तमाम ऐसी चीजों पर, इंदिरा आवास, शौचालय, तमाम ऐसी चीजों पर बेच देते हैं। अपना 5 साल का भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं जो आने वाले समय में आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य चौपट कर देता है। इसलिए साथियों, आप जो है आने वाला जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है साथियों, उस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मूलभूत से मौलिक अधिकार दिया है, जो राजा बनने का अधिकार दिया है। क्योंकि साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सौंप रहे थे 26 जनवरी 1950 को, तो पत्रकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर से एक सवाल किया कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप जो संविधान आज बनाए, आज 26 जनवरी को उस संविधान को अमल में लाया जाएगा।
आप संविधान पर क्या कहना चाहते हैं? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। हमारे लोग उस बात को, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बताने का काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई और बात नहीं कही थी साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, इस संविधान से जिस समाज की आप लड़ाई लड़ रहे थे, उस समाज को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये जो मेरा भारतीय संविधान आज 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया जा रहा है, आज से इस देश में भारतीय संविधान इस देश में लोकतंत्र प्रतिस्थापित करेगा। तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इस संविधान की बदौलत, ये भारतीय संविधान में मैंने ऐसा अधिकार दिया है, आज से जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उस रानी के पेट की मैंने नसबंदी कर दिया है। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बल्कि राजा मत पेटी से पैदा होगा। मत पेटी से उसका राजा पैदा होगा जिनकी संख्या ज्यादा होगी। साथियों, इसलिए हमें बड़ी शर्म आती है और इस देश के बहुजन समाज 85% लोगों को धिक्कार है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को बात कही थी कि मैंने राजा रानी के पेट की नसबंदी कर दिया। जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, वो राजा अब रानी के पेट से नहीं, मत पेटी से पैदा होगा। लेकिन साथियों, आज संविधान लागू 71 साल हो गया, 71 साल बाद भी राजा रानी के पेट से ही पैदा हो रहा है, मत पेटी से कहाँ पैदा हो रहा है, राजा रानी के पेट से पैदा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने आप देख सकते हैं। आपके क्षेत्र का, आपका क्षेत्र का, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में नसबंदी कर दिया, जिसको कहते हैं कि बराए का राजा कुंवर रेवती रमन। जब तक रेवती रमन विधायक बने, वो संसद में गए तो विधायक की कुर्सी अपने बेटे को दे दिए। यानी जिसको भारतीय संविधान ने खत्म कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा मत पेटी से पैदा होगा, मत पेटी से उसका राजा पैदा होगा जिनकी संख्या ज्यादा होगी। आपकी संख्या ज्यादा है, आप अंदाजा लगा सकते हो किस रेवती रमन उज्जवल रमन के लोगों की करछड़ा क्षेत्र में कितनी आबादी है। लेकिन राजा कौन बन रहा है? राजा कौन बन रहा है? तो सर में आनी चाहिए हमारे लोगों की। जो लोग ऐसे लोगों को वोट और सपोर्ट करते हैं, इस देश में संख्या हमारी है, लेकिन राजा जिनकी संख्या कम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, लेकिन राजा रानी के पेट से ही पैदा हो रहा है। तो साथियों, मैं जैसा बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहा हूँ, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में काफी लंबे समय से नहीं आ पाया। लेकिन साथियों, एक जुनून और जज्बा होता है। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर आपको कहूंगा साथियों, एक कोई लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, ये लड़ाई जनरेशन की है। इस समय मैं बताने की बात नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं कि इस समय महंगाई कितना चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जो नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में कहा करते थे कि मेरी सत्ता आएगी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सत्ता मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा? नौकरी नहीं मिल रही तो पकौड़े तल लो, पकौड़े तलने से अच्छा रोजगार कोई नहीं होगा। तो ये पढ़े लिखे लोगों के गाल पे नरेंद्र मोदी ने तमाचा मारा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को, ऐसे लोगों को ऊपर धिक्कार है जो आज भी ऐसे चमचों के पीछे घूम रहे हैं, ऐसी पार्टियों के पीछे घूम रहे हैं जिनको एक बार नहीं कई बार देखा। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सत्ता पर लंबे समय से 2012 से लगभग 1995 के बीच में एक बार बीजेपी गवर्नमेंट बनी, नहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता हुआ करती थी। इन लोगों की भी वही हाल है जो बीजेपी और कांग्रेस की थी। अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुनाव में घोषणा किया था कि मेरी सत्ता आएगी तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथियों, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, लेकिन किनको देने का काम किया? जो हाई स्कूल पास होगा, 18 साल से 40 साल के बीच में जिसकी उम्र होगी। तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बरदहा ग्राम सभा में कितने लोग हाई स्कूल पास हैं? कितने लोग 8 पास हैं? कितने लोग निरक्षर हैं?
क्या जो 8 पास है, हाई स्कूल फेल है, जो अनपढ़ है, क्या वो बेरोजगार नहीं है? साथियों, किसी में अंतर नहीं है। कांग्रेस आई तो मनरेगा लाया, सपा आई तो क्या लाया? बेरोजगारी भत्ता लाया। किसको दिया? हाई स्कूल पास। यानी किसी में अंतर नहीं है, सबने धोखा देने का काम किया है। इसलिए साथियों, वर्तमान में जितनी भी प्रतिस्थापित पार्टियां, सारी पार्टियां जिसने गैर बराबरी की व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने का काम किया। बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है, इस देश में फूले साहब अम्बेडकर विचारधारा प्रतिस्थापित करने के लिए, जो समता मूलक समाज और राष्ट्र का निर्माण करेगी। साथियों, यदि आपने आने वाले समय में, वर्तमान में यदि बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ नहीं दिया, तो आपका भविष्य तो यही है, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य चौपट होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि साथियों लड़ाई छिड़ चुकी है आर पार की, क्योंकि ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। ये कोई हरिओम निराला या प्रदीप माही की लड़ाई नहीं है, ये परविंदर प्रताप सिंह की लड़ाई नहीं है जो इस परिवर्तन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। या आपके करछना क्षेत्र में जो हमारे राजू AK सिंह